अपने YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय महाकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और हम पढ़ रहे थे अपनी ज्योग्राफी। आई होप आप सब अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्लस अपने सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे और इस समय का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मैं बताता हूं कि बाज की उड़ान किसी के हौसले की मोहताज नहीं होती, या कि कोई उसे मोटिवेट करे तब वो उड़ेगा। उसकी कठिन समय में ही उसकी सबसे ऊंची उड़ान होती है। लेकिन जब रेबन उसके ऊपर बैठ जाता है ना आके, सो वो और ऊंची उड़ान कर देता है। तो जो आपका कठिन समय है फिलहाल, जो परीक्षा की घड़ी है, उसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने कठिन समय को खोना मत। जो कठिन समय में अपने मेहनत नहीं कर पाया, वो शायद ही कभी करेगा। ठीक है। और कभी ना कभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे नाता रिश्ता सब टूट जाएगा, सब कुछ होगा, बट उस समय का ही इस्तेमाल करना है, उससे ही मोटिवेशन लेना है आपको। सो अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। मैंने पढ़ाया था, एक क्लास में 30 मिनट की रिकॉर्ड की थी, माइक डाउन था। सो कुछ भी नहीं, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है उसमें, सारा बेकार गया पढ़ाना। दोबारा से सब कुछ समझाना पड़ेगा, एक एक चीज। डायग्राम भी दोबारा बनाऊंगा, बिकॉज हमने कॉस्मोस स्टार्ट किया था, उसमें हमने सोलर सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचा है सन और प्लैनेट्स और हमारे ग्रहण, इक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। ठीक है। सो हम आज पढ़ेंगे सन। सन कैसा होता है, जैसे हम अर्थ का पढ़ते हैं ना अपने, हमने शायद की है क्लास, हाँ 7th क्लास के एनसीईआरटी में किया हो, तो इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ, इनसाइड ऑफ आवर अर्थ। सो सन की भी कोर होती है, जैसे अब हमारे अर्थ की होती है, सबकी कोर होती है। उसके ऊपर एक और जोन होता है, एक और लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। इसे अभी नहीं बोलेंगे, मैं बस बता रहा हूँ। फिर रेडिएटिव जोन के ऊपर आता है एक और कन्वेक्टिव जोन। इसके ऊपर भी एक और लेयर होती है, छोटी सी पतली सी लेयर, जिसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। इसके भी ऊपर एक लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। इनके बीच में एक ट्रांजिटिव जोन बनता है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, नॉट दैट मच रिलेवेंट। ठीक है। इसके ऊपर आता है कोरोना। दिस इज आवर सन। ये हो गया हमारा सन। मैंने बताया कि पहली वीडियोस में भी मैंने ये बताया कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना, अर्थ बनी, प्लैनेट्स बने, हर एक चीज में मैंने बताया कि उसके इंटीरियर में क्या गया, हैवियर एलिमेंट, आयरन और निकिल अंदर रहता है कोर में। सन के भी कोर में आयरन और निकिल है। फिर ये भी बताया था जब स्टार पढ़ाया मैंने कि अंदर कोर में हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्जन में क्या होती है, इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सो सबसे ज्यादा हॉट जो पार्ट होता है सन का, वो होता है कोर, उसकी कोर, जिसका टेम्परेचर 15
मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 अरब डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में समथिंग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कोर में इतना ही है, पर इतना ही पढ़ना है। अब इस कोर की एनर्जी ट्रांसफर होती है दूसरी लेयर में। कैसे ट्रांसफर होती है ये बताओ, मतलब कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको भटका रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ये हीट ट्रांसफर होती है फोटोन टू फोटोन, मतलब एटम के जो फोटोन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, सो प्रोटॉन, सॉरी फोटोन नहीं, प्रोटॉन, सॉरी सॉरी, प्रोटॉन टू प्रोटॉन होती है। प्रोटॉन ना कभी देखा जा सकता है ना कभी देखा गया, जैसे भगवान, फिर भी प्रोटॉन है। पर कोई कोई आदमी भगवान पे विश्वास नहीं करता, वो प्रोटॉन पे करता है, दिखा कोई नहीं सकता है उसे, प्रोटॉन को भी। अब प्रोटॉन दूसरे एटम को अपनी एनर्जी देता है, दूसरे एटम के प्रोटॉन को अपनी एनर्जी देता है, और ऐसे ही रेडिएशन में यह एनर्जी ट्रांसफर होती है ऊपर लेयर में। सो इस जगह पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू? रेडिएशन के। इसलिए इसे क्या बोला गया? रेडिएक्टिव, रेडिएक्टिव जोन। रेडिएक्टिव जोन में क्या होता है कि जो कोर की हीट है, जो कोर का एनर्जी है, ठीक है, जो कोर का टेम्परेचर है, वो ट्रांसफर होता है ऊपर वाली लेयर्स को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मैंने बता दिया, फोटोन टू फोटोन, अरे यार फोटोन बोलो बार बार, प्रोटोन टू प्रोटोन। और इसका टेम्परेचर 7 मिलियन टू 2 मिलियन होता है, मिलियन डिग्री सेल्सियस। वही समथिंग 15 टू 7 5 15 टू 5 फ़ारेनहाइट, ऐसे ही होगा कुछ। अब इसके ऊपर आता है एक और, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्शन पढ़ा है आपने? कन्वेक्शन अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो, ऐसे ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी में भी है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें। सो कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? कन्वेक्शन वेव्स पढ़ी होगी आपने, कन्वेक्शन वेव्स, लहरें आती हैं। सो यहाँ पे भी लहरों में हीट ट्रांसफर होती है। यहाँ पे किस फॉर्म में होती? रेडिएशन के। यहाँ पे लहरों की, वेव्स के फॉर्म में हो रही है, ठीक है। कैसे होती है वेव्स के फॉर्म में? ये देखो, ध्यान देना कि ये यहाँ पे ये पार्ट गर्म हुआ, ये बिल्कुल गर्म होके हॉट लिक्विड बन गया, लिक्विड बन के ये ऊपर गया। जैसे ही ऊपर फोटोस्फीयर के पास गया, इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन होके फिर नीचे आता है। टेम्परेचर डाउन होने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर ये हॉट होगा, और फिर ये साइकिल चलती रहेगी, ऐसे साइकिल चलती रहती है। और इसी को ही हम कन्वेक्शन बोलते हैं, वेव्स का, ठीक है। वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होनी, इसलिए इसे हम कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। अब रेडियो एक्टिव जोन 2 मिलियन पे खत्म हुआ था, 2 मिलियन से इसका टेम्परेचर स्टार्ट होता है, और ऊपर सबसे ऊपरी सरफेस पे कितना आ जाता है इसका? लाइक 5500 डिग्री सेल्सियस। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस जो ये रेडियो एक्टिव जोन होता है, रेडियो एक्टिव जोन, इसमें हीट ट्रांसफर
टेम्परेचर ट्रांसफर होने में मिलियंस थाउजेंड्स ईयर लगते हैं, हजारों अरबों साल लगेंगे इसमें। ऐसे ही नहीं सूरज बना, ठीक है। और सूरज अभी भी अपने बचपने की एडल्ट है, अभी भी बचपन है उसमें, मतलब हमारी एज का है वो, ठीक है। उसके बाद कभी वो रेड जाइंट बनेगा, फिर उसके बाद वो ब्लैक व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में आप पढ़ेंगे। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है कि सन अभी यंगर है, बहुत ज्यादा, अभी अभी बना है। कोर, रेडियो एक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। अब आती है हमारी फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वो पार्ट होता है जो हम अपनी आंखों से डेली सूरज को देखते हैं ना, जो सन हमें डेली दिखता है, वो हमारी फोटोस्फीयर होती है, ठीक है। जो पार्ट, जो सरफेस, कवर्ड सरफेस एरिया, वो उसे कहते हैं हम फोटोस्फीयर। और इसका टेम्परेचर होता है कितना, 5500 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे प्लाज्मा रेज करेगा, प्लाज्मा मतलब एक, हमारी मैटर की तीन स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। एक फोर्थ भी होती है प्लाज्मा, सेमी मोल्टन, सेमी लिक्विड, ठीक है। जैसा हमारा मेंटल है, हमारी अर्थ का। सो प्लाज्मा क्या करता है, ऊपर जाता है, वो बहुत ज्यादा हॉट होती है वो स्टेट, बहुत ज्यादा हॉट, ठीक है। फिर भी वो इतनी लिक्विड नहीं होती जितनी होनी चाहिए। वो ऊपर जाएगा, वो ठंडा होगा, वो फिर नीचे जाएगा। जो ये गर्म होता है ना, जो मैग्मा होता है, उसमें प्लाज्मा, उसे भी हम प्लाज्मा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा डेंस हॉट, ठीक है। सो ये क्या करता है, इसको हीट ट्रांसफर करता है, किसको, हमारी फोटोस्फीयर को, लेकिन इतना नहीं कर पाता, वो फिर ठंडा हो जाता है, वो चला जाता है 5500 पे। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, जैसे हमारे आपने देखो, हम जब कभी भी लाइट कैंडल कुछ भी जलाते हैं ना, सो लाइक ऐसे जलती है वो, ऐसे लेयर्स होती है, उसमें भी कलर्स भी होते हैं। सो जी मिड का पार्ट है जहां से ये जल रही है, ये ठंडा होता है। ये इतना गर्म, ठंडा इन द सेंस बिल्कुल ठंडा नहीं, बट जो अपर लेयर है इसकी, वो सबसे गर्म होगी। उससे नीचे जैसे डाउन जाओगे, डाउन टेम्परेचर डाउन जाता है। ये चीज आपको पता होगी, ये नॉर्मल है डे टू डे लाइफ में। ऐसे ही फोटोस्फेयर से जैसे जैसे आप ऊपर को बढ़ोगे, एक क्रोमोस्फेयर में, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिटिव जोन होता है। अब क्रोमोस्फेयर, अच्छा, जो फोटोस्फेयर है होती है, वो जब ग्रहण के टाइम, पूरा ग्रहण नहीं, कंप्लीट एक्लिप्स नहीं, वो तो कई सालों में एक बार आता है, जो वैसा ग्रहण होता है, कभी कभी हो जाता है, कम हर साल में भी होता है, ठीक है। उसमें फोटोस्फेयर दिखती है हमें। बट जब टोटल एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स टोटल, जब पूरा सूरज ढक जाता है, तब क्या दिखती है हमें, कोरोना। अच्छा सॉरी, फोटोस्फेयर बोला था ना मैंने, क्रोमोस्फेयर दिखती है जो नॉर्मल एक्लिप्स होता है, और कोरोना दिखती है जब टोटल कवर हो जाता है। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। सो कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस टू 25,000, देखा बढ़ गया है। इसके फोटोस्फेयर के सरफेस के आसपास तो इसका टेम्परेचर होगा 4500। जैसे ही आप ऊपर को जाएंगे, सन से ऊपर को, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और पहुंच जाता है 25,000 के करीब, 25,000 डिग्री सेल्सियस। इवन फोटोस्फेयर का भी इतना नहीं होता, ठीक है। और ये जो सूरज ग्रहण के टाइम वो लाल लाल दिखता है ना,
वो होती है क्रोमोस्फेयर। अब आती है कोरोना। भाई साहब जीवन तबाह कर दिया बच्चों का इसने। ठीक है, ये कोरोना फ्लेयर्स होती है, एक टाइप में आग होती है। ठीक है, आग फेंकता है ना सूरज, वो आग कोरोना होती है। जैसे हम वैसे भी बना देते हैं आग, तो ऐसे ही बनती है ना हमारी, ऐसे ये आग होती है वो कोरोना, ये वाली आग, इनको बोलते हैं हम कोरोना। सो ये क्या होते हैं, अपर मोस्ट लेयर होती है सन के एटमॉस्फेयर की, और ये सिर्फ जब विजिबल होती है हमें, जब पूरा सन कवर हो जाता है चांद से, ड्यूरिंग द फुल सोलर एक्लिप्स, मतलब कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पे ये हमें विजिबल होती है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 1 मिलियन टू 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपका जो कन्वेक्शन जोन है उससे भी गर्म ये होती है। ठीक है, ये है साइंस, इसके पीछे कोई साइंस है वो हमें नहीं पता। वो केमिस्ट्री में शायद पढ़ी थी, थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ी थी, मैंने आपको बताया कि जब हम टेम्परेचर जब बॉईल करते हैं वाटर को, तो उसकी जो वेपर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है उस लिक्विड से भी। केमिस्ट्री का फेनोमेना, डोंट नो क्यों। उसके मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इतनी जल्दी वो ठंडी भी होती है फिर। अब आती है सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर्स होती है जो सन की आग होती है। ठीक है, जो आग होती है, सॉरी, इसमें क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर में ब्रस्ट होता है, एक टाइप में ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां केमिकल्स रिएक्शन चलती रहती है, गैसेस भी होती है बहुत सारी। सो एकदम से जब ब्लास्ट होगा, ठीक है, सो वो बहुत सारी फ्लेयर्स फेंकता है सूरज, और फिर वापस उसी को कैच कर लेता है। आधी निकल जाती है, आधी यहीं पे वापस आ जाती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक एक्टिविटीज, वो अभी बताऊंगा। सो इसको ही हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। जो बाहर फेंकी हुई गर्मी होते हैं ना, जो आग होती है बाहर फेंकी हुई, बिकॉज ऑफ बर्स्ट, उस धमाके के कारण, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। और ये आप सोचो कितने किलोमीटर तक जाएगी, तो 4 5 6 7 100 200 300, नहीं, ये 1000 लाख अरब किलोमीटर तक जाती है, मिलियंस किलोमीटर तक। ठीक है, ये कितने दूर तक जाती है, थाउजेंड्स मिलियन किलोमीटर्स तक जा सकती है फ्लेयर्स। इन फ्लेयर्स का क्या होता है, इन फ्लेयर्स से एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज इंपैक्ट होती है। ठीक है, लाइक एस्ट्रोनॉमर्स गए और उनके आसपास से अगर ये गई, या कोई भी हमारा जो सैटेलाइट है वो भेजी हमने, और उसके आसपास से गुजर गई। ठीक है, और इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी वर्क करता है इनके आसपास। ठीक है, सो हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो भी इम्पैक्ट होती हैं। अब जो मैं बता रहा था आपको, सन स्पॉट्स, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था यहाँ पे कि मैग्नेटिक एक्टिविटीज, वो टॉपिक आता है। सो सन स्पॉट्स, सन की फोटोस्फेयर पे एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ सन का। सो ये जैसे आपको उसकी सरफेस दिख रही है, सो सन की सरफेस पे छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, जिन काले, जैसे चांद पे होते हैं ना, हर चांद पे एक दाग होता है, ऐसे सूरज पे भी दाग होता है। ठीक है, सूरज के दाग को हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, जो जिनका टेम्परेचर भी डाउन होता है, बट इनमें मैग्नेटिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाई होती है। और वो सिर्फ कहाँ होंगे, फोटोस्फेयर पे, फोटोस्फेयर की लेयर पे, उसके सरफेस पे होंगे, फोटोस्फेयर पे।
और जब ये इनका कुछ टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, मतलब ये कुछ महीने में दिखते हैं, कुछ महीने बाद फिर खत्म हो जाते हैं, मतलब एक्टिविटीज होती रहती है ना उस वो अंदर, उसकी वजह से ये दिखते हैं, कहीं पे दिखते हैं कहीं पे नहीं दिखते, कभी दिखते कभी नहीं। सो हर 11 साल में एक बार सन सोलर सोलर मैक्सिमा आता है और सोलर मिनिमा आता है, मतलब कि सोलर पे मतलब सन पे जब मैक्सिमम सबसे ज्यादा धब्बे होते हैं वो, और सबसे कम धब्बे होते हैं वो 11 साल में एक बार आता है। ठीक है, सबसे कम 11 साल में आएंगे, फिर उसके बाद 11 साल बाद फिर सबसे ज्यादा आएंगे, फिर 11 साल बाद फिर सबसे कम, मतलब 11 साल का गैप होता है दोनों में। और इनसे इनका क्या क्या होता है, क्या होगा? सोलर मिनिमा जो हुआ था वो 2014 में हुआ था लास्ट, जिसमें सबसे कम धब्बे थे सूरज पे हमारे। ठीक है, अब 11 साल बाद हमारा मैक्सिमा होगा। ठीक है, नहीं मतलब बीच में गैप गैप 11 साल होता है, जैसे सोलर मिनिमा अब हुआ है 2014 में, तो 11 साल बाद फिर सोलर मिनिमा आएगा, इसके बीच में सोलर मैक्सिमा आ जाएगा। 2019 में सोलर मैक्सिमा आया था, उस टाइम पे थोड़ी हीट ज्यादा हुई, मैग्नेटिक, और इनसे मैंने बताया इनमें मैग्नेटिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, इनसे बढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ आयरन वगैरह ये सब चीजें होती है वहां पे, सो उसकी वजह से, और उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह इन सब में दुविधा होती है, इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर। सो सन स्पॉट, डार्क स्पॉट विच रिड्यूस टेम्परेचर, whose temperature is reduced and strong magnetic activities on photosphere। अच्छा ठीक है, मतलब मैं अपनी भाषा में लिख रखा है मैंने ये कि डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क पोर्शन होते हैं विद रिड्यूस टेम्परेचर बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटीज ऑन फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर पर। The number of sunspots on surface increase or decrease over a regular period of 11 years। इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं कितने साल में? 11 साल में। और इसी 11 साल के साइकिल को हम बोलते हैं सोलर साइकिल और स्पोर्ट साइकिल। और जब सबसे ज्यादा धब्बे होंगे तब इसका सोलर मैक्सिमा होगा, जो 2014 में होगा, और जब सबसे कम होंगे वो होगा सोलर मिनिमा, जो 2019 में हुआ, सॉरी 19 में सबसे कम हुआ, और मैक्सिमम हुआ 2014 में। मैंने शायद उल्टा बताया। सो 2014 में सबसे ज्यादा धब्बे देखे गए और 2009 में मिनिमम। अब 11 साल बाद फिर मतलब कि 14 और 11 2015 25 में फिर से मैक्सिमा आएगा। ठीक है, और मिनिमम में क्या होगा? जैसे ही मिनिमम में क्या होगा कि सबसे कम धब्बे में क्या होगा, सन जो मैंने बताया कि इनका टेम्परेचर रिड्यूस होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। अब जितने ज्यादा धब्बे उतना ज्यादा टेम्परेचर कम, सन में से जो निकल रहा है वो, सो उतनी ज्यादा हीट अर्थ पे कम पहुंचेगी। सो ये इफेक्ट हो सकता है अर्थ पे, प्लस हमारे एस्ट्रोनॉट्स, प्लस हमारी रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज लाइक जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, ये सब इफेक्ट इन पे इफेक्ट डाल सकते हैं। Impact of solar minima: increase in magnetic activities might increase the solar storm into the space. It affects astronaut and communication satellites with minor distance। मतलब इनमें एक्टिविटी मैग्नेटिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, जब ये ज्यादा होंगे तो सोलर फ्लेयर क्या होगी, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक एक्टिविटीज की वजह से जो फ्लेयर्स होती है वो वापस खींच ली जाती है। ठीक है, और ये कम होंगे तो सोलर की जो फ्लेयर्स है वो बहुत दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो इम्पैक्ट करेगी। समझे? प्लस ही टेम्परेचर का मैंने बता दिया इफेक्ट क्या डालेगी। सो हमारा सन इतना ही था, वैसे भी 25 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। सो 25 मिनट्स इज इनफ फॉर आवर सन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्लिप्स, उसके बाद हमारी जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं आपको डेफिनेशंस दे रहा हूँ।
और थैंक यू सो मच। प्लीज रिव्यू दिस वीडियो। और मेरी अगर कुछ भी गलती हो थोड़ी बहुत, वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि ना ही हो, बट अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन हो यार, मैं इंसान हूँ। मशीन भी आजकल सुसाइड कर रहा है, रोबोट ने सुसाइड किया साउथ कोरिया में, आपने ये न्यूज सुनी होगी, बिकॉज ऑफ उस पे वर्कलोड ज्यादा डाल दिया गया। ठीक है, सो मैं भी ह्यूमन हूँ। सो दिमाग, बहुत सारी चीज, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाने होते हैं, मैथ्स वगैरह सब चीजें पढ़ाता हूँ। सो दिमाग थोड़ा बहुत तो इतना उतना इधर उधर हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हिस्ट्री है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसलिए हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। थैंक यू सो मच।